MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। दर्शकों, हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मिर्जापुर में इस वक्त राघवेंद्र हमारे संवाददाता है। इसके अलावा उज्जैन में हमारे सहयोगी सत्य विजय है। प्रयागराज से सागर हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक खबर, आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी हम आप तक पहुंचाएंगे दर्शकों। लेकिन सबसे पहले हम मिर्जापुर चलेंगे और वहां पर राघवेंद्र आपको बताएंगे कि जिम जिहादियों पर कैसे बड़ा एक्शन लिया गया है, कैसे क्या कुछ बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कैसे ये जिम जिहादी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उनको अपने जाल में फंसाते थे, बरगलाते थे, फोन पर बात करते थे, वीडियोस मंगाते थे और फिर ब्लैकमेल किया जाता था। लेकिन पर्दाफाश हो चुका है, पुलिस की टीम पहुंची है, जिम को सील किया गया है, ताला लगा है। ज्यादा जानकारी राघवेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिम जिहाद के मामले में मिर्जापुर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। मिर्जापुर में जिम की आड़ में जिहाद का कारोबार करने वाले इमरान पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। आरोपी इमरान दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन एयरपोर्ट से ही पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया है। पुलिस अब जिम जिहाद से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है। इसी से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स वही इरफान है जो मिर्जापुर जिम जिहाद का मास्टरमाइंड है। जिम की आड़ में इरफान हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। इरफान की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि दबे पांव दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन कानून के हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं पाया और उसे दिल्ली एयरपोर्ट से ही दबोच लिया गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे केस को, तो पता चला यहाँ पे जिम के दो, शुरुआत तो एक्चुअली एक जिम के कंप्लेंट से शुरू हुई थी, वो KGN थी। उसके बाद पता चला इसमें दो जिम के सीरीज बने हुए, चेन्स बने हुए, एक KGN है और एक आयरन फायर है। KGN के 3 जिम है, जिसमें ऑलरेडी इसके एक मालिक, एक ट्रेनर, ये सब जेल जा चुके हैं। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला, एक्चुअली इन सारे जिमों का ओरिजिनल इन्वेस्टर इमरान खान है, जो अभी तक जेल के गए हैं, जेल जा चुके हैं। वो उनके ये सगा भाई है इमरान खान। जिम जिहाद का मास्टरमाइंड अब सलाखों के पीछे है। पुलिस इसके काले कारनामों की पड़ताल कर रही है। इरफान जिम ट्रेनरों के साथ मिलकर धर्मांतरण गैंग चला रहा था। पुलिस अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, अब अगली खबर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे उज्जैन से। वहां पर इस वक्त सत्य विजय हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सत्य विजय, आप बताइए कैसे हिंसात्मक माहौल हुआ। उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, जहां पर बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन वहीं पर एक हिंदू को टारगेट किया जाता है, वाहनों को जला दिया जाता है। बड़ी खबर, क्या बड़ा अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देश में जहां भी दंगा होता है वहां कहीं ना कहीं शुक्रवार पैटर्न को अपनाया जा रहा है। उज्जैन के तराना में भी यही हुआ, जहां पर कि शुक्रवार को नमाज के बाद अचानक से हिंसा भड़क जाती है। लोग पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। आखिर इन लोगों के पास, इन पत्थरबाजों के पास ये साजिश, ये षड्यंत्र के पीछे कौन है, इन सब पहलुओं को दिखाने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी उज्जैन के तराना को जलाने वाली दंगा ब्रिगेड के पैटर्न पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दंगा ब्रिगेड ने तराना में भी वही किया जो देश के बाकी राज्यों में करती है। तराना में दंगे का पैटर्न
के बाकी राज्यों में दंगा ब्रिगेड के पुराने पैटर्न से ही मेल खाता दिख रहा है। तराना में हिंसा वैचारिक मतभेद से नहीं बल्कि एक साधारण सड़क विवाद से शुरू हुई। इसके बाद दंगाइयों ने लामबंदी की और हिंदू मोहल्ले पर टारगेटेड हमला कर दिया। हिंसा में शुक्रवार का प्रभाव भी दिखा, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर भीड़ जुटती है। भीड़ ने बसों को निशाना बनाया, घरों पर पत्थर बरसाए गए। दंगे के पैटर्न से साफ है कि यह अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया टारगेटेड अटैक था। और जो मंदिर में पत्थर फेंक गलत है, क्यों इजाजत इसकी नहीं है, बिल्कुल गलत है। बाइकें तोड़ी गई, पथराव जो किया हुआ वो सब गलत है। तो ऐसे लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के तहत जिन्होंने पथराव किया, नकाब बांधकर वो आए और पथराव किया, नमाज के बाद सीधे वो वहाँ गली में घुसे, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कार्रवाई तो सब पे होना चाहिए, लेकिन पहला जो कर रहे हैं ये इतने दिन तक, तो उसको इतना देर क्यों किया। महाकाल की नगरी में महादंगा करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। 24 घंटे बाद दंगे में भड़की आग की तपिश कुछ कम हुई है, लेकिन उज्जैन के हिंदुओं में दहशत बरकरार है। आपकी गाड़ी है ये? जी सर। क्या हुआ था, किसने हमला किया? ये सब इधर से आए थे 20-25 लड़के और उन्होंने यहाँ पे देवा देवी करना चालू कर दिया। तो आपका क्या कसूर? हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हिंदू है हम हिंदू हैं, इसलिए अच्छा, तो यहीं से हिंदू के घरे चालू होते हैं, इसलिए यहीं से करा है सब कुछ। अच्छा, तो कितनी देर इन्होंने तांडव मचाया? 15-20 मिनट करा होगा पूरा। उन्मादियों की भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग उसके बारे में सोचकर अभी तक डरे हुए हैं। दंगाइयों की भीड़ का मंजर लोगों के दिलो दिमाग से निकल नहीं रहा। इस तरह के नारे लगा रहे थे, या हुसैन। ये पत्थर जो पथराव हुआ उसमें हाँ, ये अंदर तक ये खिड़की से आए हैं? और क्या, खिड़की से आए साहब। दंगाइयों में उन्माद की ऐसी सनक थी कि उन्होंने ना मंदिर को बख्शा ना गाड़ियों को। धार्मिक नारे लगाते हुए हाथ में तलवारें लेकर आए दंगाइयों ने हिंदू आबादी वाले इलाके नई बाखल में जमकर तांडव मचाया। मुंह पर कपड़ा बांधकर आई जिहादी ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे तक हिंदू मोहल्ले पर पत्थरों की बरसात की। ये कांच देख रहे हैं और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इस तरह से इस बस में पत्थरबाजी भी की गई है। पुलिस अब तक 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अफवाह ब्रिगेड पर भी नजर रखी जा रही है। घरों पर पत्थरबाजी करने के बाद बीती रात उन्मादियों ने लकड़ी की टाल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे टाल में रखी सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। तराना में अब सांप्रदायिकता के सबूत बचे हैं। जिन बसों को आग के हवाले किया वो आग अब ठंडी पड़ गई है। पुलिस सबूतों के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने में जुटी है। ये पत्थर के निशान आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं। इस तरह से कई और पत्थर इसमें अभी मौजूद हैं। 60 से ज्यादा जिहादियों ने जिस तरह से हिंदू बस्ती को निशाना बनाया, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हिंसा सोची समझी साजिश थी। फिलहाल अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। हाथ में लठ लेके खड़े हैं। इनका कहना है कि अचानक से लोग आते हैं पत्थर लेकर और पथराव करके भाग जाते हैं। आप घर के बाहर ये डंडा लेके क्यों खड़े हैं? सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए। सेल्फ अभी भी कुछ हुआ था? कुछ हुआ आए और यहाँ गाली देके गए वो। अच्छा, आप बताइए। हाँ, पत्थर मारा मोमेंटल लोगों ने उधर से आके अभी। हाँ, हमला करा। बताइए, आप ये डंडा लेके क्यों खड़े हैं? हमारी रक्षा के लिए। अभी भी आए थे? अभी भी आए थे वो, जस्ट आधा घंटे पहले। आप ये लठ लेके क्यों खड़े हैं घर के बाहर? आत्मरक्षा के लिए 2-3 बार आ गए। हमारी सुरक्षा हम ही कर रहे हैं। तो ये डंडे लेके आप अपनी रक्षा में खड़े? बिल्कुल पीछे किला उनकी मस्जिद और पत्थरबाजी कर रहे थे किले पे चढ़ के। पुलिस नहीं? पुलिस आ रही है। मोहल्ले में ज्यादा करीब नहीं है, सुबह की नहीं है। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, महाकाल की नगरी में दंगों का मास्टरमाइंड कब गिरफ्तार होगा? क्या मंदिरों को निशाना बनाना सोची समझी प्लानिंग थी? क्या दंगे के आरोपियों पर बुलडोजर चलवाएंगे सीएम मोहन यादव? हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। ध्वस्त हो चुका है मध्य प्रदेश में, जनता डरी हुई है। जिस तरीके का माहौल है वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता में खौफ का माहौल जो बना है वो मध्य प्रदेश की सरकार के कारण बना है। जो नफरत की बातें लगातार इनके नेता करते हैं उसके कारण बना है।
हालात की समीक्षा के लिए तराना में खुद एसपी और कलेक्टर मौजूद रहे। चाय समोसे के साथ अधिकारी हालात सामान्य होने का संदेश देते नजर आए। सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन 360 में पहले तो पूरा मार्केट दिखा दें कि देखिए दुकानें भी जो बंद थी वो अब लगभग खुलना शुरू हो गई हैं और लोग घर से बाहर सामान्य जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा और कलेक्टर साहब खुद यहाँ तराना में मार्केट में है। हाथ में देखिए समोसा है, सुबह का नाश्ता यहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना 2 दिन से इन लोगों ने हालात को संभालने के लिए काम किया है कि सर पूरा जो घटनाक्रम है इसके बाद अब तराना में हालात हमें जो कैमरे पे दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि सब सामान्य होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब धीरे धीरे सामान्य के लिए हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि नॉर्मलसी रिस्टोर हो, जिसके लिए हम सभी पक्षों से लगातार संपर्क में भी हैं। कल रात को भी लगातार भ्रमण चलता रहा, अभी भी सभी पक्षों से लगातार बातचीत जारी है। दंगाइयों ने निजी विवाद को सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक रंग देकर शहर का सौहार्द बिगाड़ दिया। पुलिस प्रशासन देखता रहा। ऐसे में सवाल ये है कि दंगाई मानसिकता पर क्या नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी ताकि महाकाल की नगरी में शांतिदूत हिंसा की चिंगारी फिर से ना भड़क पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर अब गैंग्स ऑफ अंशिका, क्या सीओ साहब को भी ठगा? आपको बता दूं गोरखपुर की रिवॉल्वर रानी अंशिका पर अब पुलिस एक बड़ा एक्शन लेने वाली है क्योंकि अंशिका के मोबाइल फोन से जो वीडियोस मिली है उसने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। दरअसल पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अंशिका के हुस्न के जाल में सिर्फ उसका टारगेट पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, पुलिस महकमे के लोग थे या इसके अलावा भी दूसरे हाई प्रोफाइल के लोग भी थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में 20 सड़क फायरिंग कर चर्चा में आई रिवॉल्वर रानी अंशिका सिंह के काले कारनामों की परतें लगातार खुल रही हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में अंशिका सिंह ने हुस्न का ऐसा जाल बिछाया था कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी मछली की तरह अंशिका के जाल में फंसता चला गया। पुलिस की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ हो गया है कि अंशिका के दिमाग में अमीर बनने का ऐसा भूत सवार था कि उसने सेक्सटॉर्शन की दुनिया को कमाई का जरिया बना लिया। अंशिका के फोन में पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। इन वीडियोस में कई पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं। अंशिका पुलिस थाने में जाकर इंस्पेक्टर की टोपी के साथ भी तस्वीरें खींचती थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अपराधी इतिहास से जब पता किया गया तो इस जो महिला थी अंशिका, उनके ऊपर एक पुराना मुकदमा जो गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगा के बेचने का था वो भी पंजीकृत था। उसमें भी चार्जशीट हो गई है और बाकी चीज़ों की जांच की जा रही है। अंशिका और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अंशिका आदतन अपराधी है। ऐशो आराम की दुनिया में अंशिका को उसकी हाई-फाई लाइफस्टाइल खींच कर लाई थी। पुलिस अंशिका पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। करीब 3 दिन पहले थाना कैंट अंतर्गत हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी है, उसमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक शराब के ठेके के सामने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे। उसी बीच वाद विवाद हो गया। उसमें एक महिला द्वारा एक पुरुष को गोली मार दी गई थी। उस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेज दिया गया है। अंशिका ने अपने हुस्न के जाल में 150 से ज्यादा लोगों को फंसाया था। दावा है अंशिका का जन्मदिन पार्टी के बाद वाला गोलीकांड भी उगाही को लेकर ही हुआ था। प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर से उसका विवाद हुआ और उसने फिर उसको गोली मारी, जो गोली उसके पेट में जाकर लगी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उसने करीब 12,000 रुपये उस प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर से वसूले थे और 12,000 रुपये वसूलने के बाद दूसरी बार जब वसूली कर रही थी और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 150 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो कॉल करके उसने सबूत इकट्ठा किए, उनको अपने हनी ट्रैप में फंसाया, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी, DSP रैंक के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है हमें, इसके साथ साथ पुलिस के
और भी लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जो इसके हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से पहले वो खलीलाबाद में रहती थी, खलीलाबाद में भी उसने इसी तरीके से कई लोगों को शिकार बनाया था और इस तरीके से उसके कई प्राइवेट वीडियोस भी अलग अलग साइटों पर मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके अंशिका को उसके साथ कुछ और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अंशिका ब्लैकमेलिंग करके अपने महंगे शौक पूरे करती थी। न्यूड वीडियो कॉल से लोगों को फंसाना अपना कारोबार बना लिया था। न्यूड वीडियो बनाने के बाद अंशिका मुकदमे में फंसाने की धमकी देती और लाखों की ठगी कर लेती थी। ठगी के ऐसी पैसों से अंशिका का घूमना फिरना होता था, महंगे मोबाइल और कपड़े खरीदे जाते थे। दावा है कोरोना काल में अंशिका के पिता की मौत हो गई थी। अंशिका की हरकतों से तंग आकर उसका भाई भी गांव छोड़कर पुणे चला गया था। अंशिका के काले कारनामों से गांव के लोग भी वाकिफ हैं। पुलिस अंशिका के फोन की बारीकी से जांच कर रही है। अंशिका की व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि अंशिका ने कितने हाई प्रोफाइल लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ठगा था और ये ठगी कितने करोड़ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर के लिए प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में सागर इस वक्त मौजूद हैं। सागर, दर्शकों को ये बताइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद क्यों इस बात पर, इस जिद पर अड़ गए हैं कि प्रशासन को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रियंका, पूरे मामले में इस समय देखा जाए तो शंकराचार्य भी अभी कह चुके हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा वो अब अपने जो भी देखिए स्नान नहीं करेंगे, चाहे मौनी अमावस्या की बात करें या फिर बसंत पंचमी की बात करें। आज के दिन जब बात हुई तो मुक्तेश्वरानंद ने इस बात का जिक्र कर दिया कि अब वो झुकने वाले नहीं है, यानी कि पूरे देखिए अब आश्रम की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी गतिविधियां हो तो उसको देखिए कैप्चर करके फिर उस पर आगे एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद इस बात का जिक्र अब कर चुके हैं कि सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य होते तो बेहतर होता, ये अव्यवस्थाएं ना होती। इसके अलावा बहुत कुछ जो आज के दिन जो हमने हलचल देखी उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे चिढ़ा रहा है जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हो। अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच का टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मौनी अमावस्या पर प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया तो बसंत पंचमी पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद स्नान नहीं किया। अभी मुक्तेश्वरानंद पिछले 7 दिनों से धरने पर है। अरे भाई, हमने कह दिया, हमारा तात्पर्य इतना ही था कि कम से कम एक व्यक्ति के मन में बात तो आई, उसने सोचा तो कि समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा तो अभी भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है और ऐसे चिढ़ा रहा है जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हो। ऐसे समय में अगर समझदारी भरा बयान बीजेपी के किसी मंत्री ने दिया तो हमको ठीक लगा, हमने वो कह दिया। मौनी अमावस्या स्नान को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों का प्रयागराज पुलिस के साथ कलेश हुआ था। इस मामले में अब राज्य मानवाधिकार की एंट्री भी हो गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ मारपीट की जांच करने का आदेश प्रयागराज कमिश्नर को दिया है कि अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी क्यों नहीं आती है, वो क्यों लाठी मारती है संतों के ऊपर, वो क्यों लाठी मारती है बटुकों के ऊपर, उसको तो जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी आ रही है कौन नहीं आ रही है, सवाल ये है कि अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी ने ये सब क्यों किया, कैसे किया, क्या कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। क्या हिंदू भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जो उसके सुर में सुर मिलाए वही हिंदू है, उसके अलावा कोई हिंदू ही नहीं है? अगर ये सिद्धांत बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये सिद्धांत नहीं चलेगा। हिंदू तो अपने हिंदू धर्मशास्त्र से चलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के बायलाज से नहीं चलेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद मामले में कुछ साधु संत उनके साथ खड़े हैं तो कुछ खिलाफ। कोई अभी मुक्तेश्वरानंद की उपाधि पर सवाल उठा रहा है तो कोई आचरण पर, तो कोई सलाह दे रहा है कि आपस में बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। सवाल ये है कि समझौता किससे?
सनातन का हास्य प्रकाश सुना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद 18 जनवरी से धरने पर हैं, साथ ही गौरक्षा यात्रा भी कर रहे हैं। प्रशासन के एक्शन को देखते हुए उनके शिष्य भी अलर्ट मोड में हैं। शिष्यों को शक है कि प्रशासन किसी भी वक्त आश्रम पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि प्रशासन ने शिविर का आवंटन रद्द करने की चेतावनी दे रखी है। शंकराचार्य के आश्रम में हर तरफ सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, हर पल की मॉनिटरिंग उनके शिष्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद अपनी लग्जरी वैनिटी वैन से लगातार गौ यात्रा भी कर रहे हैं। महाराज जी और उनके शिष्य यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर और यहीं पर जो है विश्राम करते हैं। देखिए अब ये तस्वीर वैन के अंदर की अगर मैं आपको दिखाऊं, महाराज जी इधर बैठे हैं, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाऊं। लोगों के बीच पहुंचते हैं इसी से। और ये जो है वैनिटी वैन देखिए काफ़ी आरामदायक, और इसी में जो है वक्त व्यतीत कर रहे हैं। आश्रम में अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन यात्रा जब करते हैं तो लोगों के बीच इसी से पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें बहुत ही खास, जहां पर देखिए महाराज जो है विश्राम कर रहे हैं, रह रहे हैं। और सामने देखिए इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो पालकी, और इधर देखेंगे आश्रम जहां पर अब पूरे सीसीटीवी के ज़रिए निगरानी अब की जा रही है। अब अगर मैं आपको बताऊं देखिए क्या कुछ देखिए इसकी खूबियाँ हैं, क्योंकि देखिए ये जो वैनिटी वैन है इसको तैयार करने में काफ़ी देखिए जो मेहनत लगती है, और यही नहीं कई सारी सुविधाओं से देखिए लैस है ये पूरी वैन। और अगर मैं बात करूं तो इतनी ये कंफर्टेबल आरामदायक किसी देखिए लग्जरी लाइफ से कम नहीं होती है इसके अंदर ज़िंदगी। और इन्हीं खबरों के साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। राघवेंद्र, सत्यविजय और सागर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई ग्राउंड जीरो से। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH